Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Land Revenue Act 1967. We have discussed up till section 141. In this video we are going to start from section 142. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने पार्टीशन के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि कोई भी पर्सन अपनी अगर किसी ज़मीन की अपने शेयर की हद तक पार्टीशन करवाना चाहता है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देगा और रेवेन्यू ऑफिसर के सामने अगर तो पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल के ऊपर अराइज हो रहा है या प्रॉपर्टी की नेचर के ऊपर या उसकी मोड ऑफ पार्टीशन के ऊपर, तो रेवेन्यू ऑफिसर उन क्वेश्चंस को डिस्पोज ऑफ करके फिर पार्टीशन प्रोसीडिंग्स को फर्दर प्रोसीड करेगा। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन ऑफ टाइटल के डिस्पोजल को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रॉपर्टी की नेचर के ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। सेक्शन 142 डील करता है डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चंस। सब सेक्शन 1, when there is a question as to the property to be divided or the mode of making the partition, अगर तो पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है प्रॉपर्टी जो डिवाइड हो रही है उसकी नेचर से रिलेटेड या फिर मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन के तकसीम का तरीकाकार क्या है, अगर इसके ऊपर पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, the revenue officer shall after such inquiry as he deems necessary record an order stating his decision on the question and his reasons for the decision। तो रेवेन्यू ऑफिसर का काम क्या है कि वो सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर वो इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा जो भी उसको मुनासिब लगती है, जो भी उसको ज़रूरी लगती है। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद वो अपना फैसला सुनाएगा और उस फैसले की वो रीजंस भी बताएगा, जो पार्टीज के दरमियान उसने डिसाइड किया है उनकी वजूहात भी बताएगा कि किस बिना पर उसने ये फैसला दिया है। Subsection 2, an appeal may be preferred from an order under subsection 1 within 30 days from the date thereof। अब रेवेन्यू ऑफिसर ने ये जो पार्टीज के दरमियान क्वेश्चन को डिस्पोज ऑफ करते हुए डिसीजन दिया है, इस डिसीजन के ऊपर आप अपील फाइल कर सकते हो, बट टाइम पीरियड क्या है, विद इन 30 डेज। जिस दिन से ये फैसला सुनाया है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। एंड व्हेन सच अपील इज प्रेफर्ड एंड द इंस्टीट्यूशन देयरऑफ हैज बीन सर्टिफाइड टू द रेवेन्यू ऑफिसर बाय द अथॉरिटी, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल स्टे फर्दर प्रोसीडिंग्स। और जब ये अपील फाइल कर ली गई और इस अपील की इंस्टीट्यूशन से मुतल्लिक रेवेन्यू ऑफिसर को सर्टिफाई कर दिया गया उस अथॉरिटी की जानिब से जिसके सामने आपने इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल की है, तो फिर वो अथॉरिटी रेवेन्यू ऑफिसर को ऑर्डर देगी कि जब तक इस अपील का फैसला नहीं आता तब तक वो पार्टीशन के प्रोसेस को स्टे कर दे। यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर को पता चल गया कि इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल हुई है तो वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। सबसेक्शन 3, इफ एन एप्लीकेंट फॉर पार्टीशन इज डिससेटिस्फाइड विद एन ओरिजिनल और एपीलेट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, अगर तो किसी पार्टी को ओरिजिनल डिसीजन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर और एपीलेट डिसीजन ऑफ द एपीलेट कोर्ट के ऊपर अगर उसको डिससेटिस्फेक्शन है, यानी कि अगर वो रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले से भी ना खुश है और अपील में जो फैसला हुआ है उससे भी ना खुश है, एंड ही अप्लाइज फॉर द परमिशन टू विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोसीडिंग इन सो फॉर एज दे रिलेट टू द पार्टीशन ऑफ हिज शेयर, और अगर वो चाहे
तो वो अपनी इस एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकता है। यानी कि जो पार्टीशन के लिए उसने अप्लाई किया था अपने हिस्से तक वो उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। ही शैल बी परमिटेड टू विड्रॉ देयर फ्रॉम सच टर्म एज द रेवेन्यू ऑफिसर थिंक्स फिट। तो फिर उसको परमिशन दी जाएगी कि वो अपनी इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सके, लेकिन उन कंडीशंस के ऊपर जो रेवेन्यू ऑफिसर मुनासिब समझता है। सबसेक्शन 4, व्हेन एन एप्लीकेंट विड्रॉज अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, अगर तो कोई एप्लीकेंट अपनी इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर चुका है, द रेवेन्यू ऑफिसर में वेयर द अदर एप्लीकेंट्स इफ एनी डिजायर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स continue them in so far as they relate to the partition of share of those applicant। अब उसने तो सिर्फ अपने हिस्से तक एप्लीकेशन को विड्रॉ किया था। अगर बाकी लैंड ऑनर्स अपने अपने हिस्से की पार्टीशन करवाना चाहते हैं तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर उनके हिस्से तक जमीन की तकसीम करेगा। सो सेक्शन 142 ने हमें क्या बताया, अगर प्रॉपर्टी की नेचर या मोड ऑफ पार्टीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेगा, ये हमने इन 4 सबसेक्शंस में डिस्कस किया। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 143 के ऊपर। सेक्शन 143 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है, when any such property as is referred to in clause B of section 136 is excluded from partition। अब सेक्शन 136 क्लॉज बी में जो प्रॉपर्टी रेफर की गई थी वो क्या थी कि कोई वाटर एम्बैंकमेंट्स हैं या वाटर टैंक्स हैं या फिर कोई चरागाहें वगैरह हैं जो कि पार्टीशन से एक्सक्लूडेड हैं, विच इज कॉमन टू ऑल। द रेवेन्यू ऑफिसर में डिटरमिन द एक्सटेंट to and the manner in which co-sharer and other person interested therein may make the use and proportion in which expenditure incurred therein and the profit derived thereon are respectively to be borne by and divided among those persons or any of them। तो रेवेन्यू ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि उसने ये चीज़ डिटरमिन करनी है कि जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं इस ज़मीन के अंदर वो किस किस हद तक इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर जितना भी खर्चा आ रहा है वो उनके दरमियान कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन इस खर्चे को उठाएगा और साथ ही साथ जो मुनाफा रिसीव हो रहा है वो लैंड ऑनर्स के दरमियान किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, ये रेवेन्यू ऑफिसर ने डिटरमिन करना है। सेक्शन 144 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर द पार्टीशन। अब यहाँ पर रेवेन्यू और रेंट की बात की गई है कि पार्टीशन के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। सबसेक्शन 1 द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द होल्डिंग्स इनटू व्हिच द लैंड हैज बीन डिवाइडेड ऑन अ पार्टीशन shall be determined by the revenue officer making the partition। अब इन तमाम होल्डिंग्स के अंदर अब जो ये पार्टीशन हुई है उसके बाद हर होल्डिंग के अंदर कितना लैंड रेवेन्यू पे करना है ये भी रेवेन्यू ऑफिसर ने डिटरमिन करना है कि किस लैंड ऑनर ने कितना रेवेन्यू पे करना है, यानी कि उसकी असेसमेंट जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से किया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है The decision of revenue officer under subsection 1 as to the revenue to be paid in respect of each holding shall where the state in which the holding is situated is subject to fixed assessment be deemed to be an order under subsection 1 of section 67। अब इसमें कहा गया है कि सबसेक्शन 1 के अंदर जो रेवेन्यू ऑफिसर का फैसला है, यानी कि जो उसने डिसाइड करना है कि कितना रेवेन्यू पे किया जाना है किसी भी होल्डिंग से रिलेटेड, अगर तो किसी एक होल्डिंग का लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड कर लिया गया है, उसकी असेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड है, तो वो बिल्कुल वैसे ही समझा जाएगा जो सेक्शन 67 की सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर पास किया गया है। अब वो क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
Subsection 3, where the new states have been created at a partition. अगर तो पार्टीशन के दौरान कोई नई स्टेट्स क्रिएट की गई हैं एंड द लैंड रेवेन्यू हैज बीन फ्रॉडुलेंटली और erroneously distributed among them, the Board of Revenue may within 12 years from the time of discovery of the fraud order a new distribution of the land revenue among the several states at the time of partition to be made comfortably to the best evidence and information respecting the same. और अगर तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नॉलेज में ये बात आती है कि इन स्टेट्स का जो लैंड रेवेन्यू है उसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, यानी कि लैंड रेवेन्यू कम पे किया जा रहा है, तो जिस दिन से उसे इस फ्रॉड का पता चला है उस दिन से 12 साल के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास करेगा कि इन स्टेट्स की दोबारा से असेसमेंट करवाई जाए, यानी कि वो अपनी बेस्ट एविडेंस और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर दोबारा से इनके ऊपर लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 145। सेक्शन 145 बात करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टीज। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है? व्हेन अ पार्टीशन इज कंप्लीटेड, जब पार्टीशन का ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो जाता है, यानी कि लैंड की पार्टीशन हो गई, तकसीम हो गई, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल कॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन टू बी प्रिपेयर्ड एंड द डेट ऑन विच द पार्टीशन इज टू टेक अफेक्ट टू बी रिकॉर्डेड देयर इन। तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर का पहला काम क्या है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करेगा इस पार्टीशन से रिलेटेड कि इस जमीन की तकसीम हो चुकी है और साथ ही साथ जिस दिन से ये पार्टीशन इफेक्टिव होनी है वो डेट भी इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 146। सेक्शन 146 बात करता है अफर्मेशन ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन। अब यहां पर उस पार्टीशन प्रॉपर्टी के पोजेशन की बात की गई है। An owner to whom any land is allotted in proceedings for partition shall be entitled to possession thereof as against the other parties to the proceedings and their legal representatives। अब obviously अब partition के अंदर जब ज़मीन किसी भी मालिक को मिली है तो ज़रूरी है कि वो उसका कब्ज़ा भी हासिल करे बाकी पार्टीज के अगेंस्ट या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट जो कि इस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा थे। एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम फॉर द पर्पस बाय एनी सच ऑनर एट एनी टाइम विद इन 3 years फ्रॉम द डेट रिकॉर्डेड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन अंडर सेक्शन 45 गिव इफेक्ट टू दैट इंस्ट्रूमेंट सो फॉर इट कंसर्न्स द एप्लीकेंट एज इफ इट वर अ डिक्री। तो रेवेन्यू ऑफिसर जब उसको ये एप्लीकेशन दी जाएगी तो वो उस एप्लीकेशन की यानी कि उन इंस्ट्रूमेंट पर जो डेट मेंशन है जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था, जिस दिन पार्टीशन हुई थी, उसके 3 साल के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी का पोजेशन उस पर्सन को प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि ये कोर्ट की तरफ से डिक्री पास की गई है इस पार्टीशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड। अब उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 147 के ऊपर। सेक्शन 147 बात करता है अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली इफेक्टेड। अब बेसिकली ये जो सेक्शन 147 है ये बात करता है प्राइवेट पार्टीशन की, जिसको हम उर्दू में कहते हैं खानगी तकसीम, यानी कि ऐसी पार्टीशन विदाउट फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है? सब सेक्शन 1, इन एनी केस इन विच द पार्टीशन हैज बीन मेड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है जहां पे रेवेन्यू ऑफिसर की मदाखलत के बगैर किसी लैंड की तकसीम की गई है, एनी पार्टी देयर टू मे अप्लाई टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर एन ऑर्डर अफर्मिंग द पार्टीशन। तो कोई भी पार्टी जो कि उस जमीन के अंदर उसका कोई शेयर है वो रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन फाइल करेगी कि इस पार्टीशन के प्रोसेस को अफर्म कर दिया जाए। Subsection 2, on receiving the application, the revenue officer shall inquire into the case and अब जैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर को ये एप्लीकेशन वसूल होगी तो रेवेन्यू ऑफिसर इस पार्टीशन से रिलेटेड इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा एंड इफ ही फाइंड्स दैट द पार्टीशन हैज बीन इन फैक्ट मेड
ही मे मेक एन ऑर्डर अफर्मिंग इट। और अगर उस इंक्वायरी के बाद उसे पता चलता है कि पार्टीशन हो चुकी है पार्टीज के दरमियान, तो फिर वो एक ऑर्डर पास करेगा इसकी अफर्मेशन से रिलेटेड एंड प्रोसीड्स अंडर सेक्शन 143, 144, 145 एंड 146 और एनी ऑफ दो सेक्शन एज दी सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर। तो फिर बिल्कुल सेक्शन 143, 44 में जो हम तरीकाकार पढ़ के आ चुके हैं, जो भी अप्लाई होता है, जो भी प्रोसीजर इस केस में अप्लाई होता है इन सेक्शंस में से, तो वो बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस को आगे लेकर चलेगा, इंस्ट्रूमेंट तैयार कराएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि ये पार्टीशन रेवेन्यू ऑफिसर के सामने एप्लीकेशन फाइल करके करवाई गई है। यानी कि उसने बिल्कुल उसी मैनर के अकॉर्डिंग इस प्राइवेट पार्टीशन के प्रोसेस को भी आगे लेकर चलना है जैसा कि वो खुद ये पार्टीशन करवा रहा है। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 148 के ऊपर। सेक्शन 148 बात करता है पावर टू मेक द रूल्स एज टू द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है? The Board of Revenue may with the previous approval of the government makes the rule for determining the cost of partitions under this chapter and the mode in which such costs are to be apportioned। सेक्शन 148 कहता है कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना सकता है कि इस चैप्टर के अंदर जो पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई हैं उनके ऊपर कितना खर्च आ रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको डिटरमिन करने के लिए रूल्स बना सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 149। सेक्शन 149 बात करता है रीडायरेक्शन ऑफ द लैंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है? व्हेन बाय एस्टैब्लिश्ड कस्टम, अगर तो कोई कस्टम किसी इलाके का है, अगर तो कोई इस्टेब्लिश कस्टम है एंड एनी लैंड इन एन स्टेट इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उस कस्टम के अकॉर्डिंग कोई जमीन है जिसकी पीरियोडिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, द रेवेन्यू ऑफिसर मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द लैंड ऑनर इन्फोर्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड फॉर दिस पर्पज एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्टीशन। तो रेवेन्यू ऑफिसर उन लैंड ऑनर्स की एप्लीकेशन के ऊपर इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को वहां के कस्टम के अकॉर्डिंग इन्फोर्स करवाएगा और इस पर्पस के लिए वो रेवेन्यू ऑफिसर की पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स में दी जाने वाली सारी की सारी या किसी एक पावर को यूज करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 50। सेक्शन 50 बात करता है ऑफिसर्स हु मे बी एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर दिस चैप्टर। The revenue officer by whom proceedings may be taken under this chapter shall be a revenue officer not below the assistant collector of the first grade। अब इस चैप्टर के अंदर जो रेवेन्यू ऑफिसर की बात की गई है कि वो पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेगा, उस रेवेन्यू ऑफिसर का रैंक असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे कम का ऑफिसर पार्टीशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट नहीं कर सकता। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 142 से सेक्शन 150 के ऊपर, और इसके साथ ही हमारा पार्टीशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.